चलो एक बार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत बेसिक चैप्टर है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नोट्स सब निकाल के रखना, जो लिख सकते हो लिख लेना एक बार, सही ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखो तुम ना सुबह उठने के बाद से घर तक सोते समय कोई भी चीज तुम सोचोगे ना, हर एक चीज में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। क्लोथ्स हैं तो फाइबर है, और शूज वगैरह है तो उसमें भी यूज होगा पॉलीमर कोई ना कोई। टूथपेस्ट, ब्रश, सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, सब में कुछ ना कुछ पॉलीमर इन्वॉल्व होगा या कोई ना कोई केमिकल है। सोप लिया, सोप भी केमिकल है, RCON है। हर चीज में केमिस्ट्री क्या होगी, केमिकल्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा मैं इसमें। बेसिक से चैप्टर है, ध्यान सुनना है, पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा ये ढंग से। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना बायो की टर्म्स है वो समझ आ जाए, इसलिए बता रहा हूँ मैं चैप्टर ये। तो स्टार्टिंग में जो है इसके अंदर मेडिसिन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन ये है, मेडिसिन और ड्रग्स। डायरेक्ट इसके मेरे लेक्चर देखोगे उससे और बेटर समझ आएगा। अभी एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं इसकी। ना मेडिसिन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है, स्टार्ट कर रहे हैं। ना मेडिसिन क्या है, मेडिसिन का काम भी यही है, क्योरिंग डिसीजेज। ड्रग्स का काम भी है, क्योरिंग डिसीजेज। लेकिन मेडिसिन जो है काम अपना थोड़ा स्लोली करती हैं, लेकिन काम होता है परफेक्शन के साथ। लीस्ट साइड इफेक्ट्स होंगे इसके, लीस्ट साइड इफेक्ट्स। बहुत लंबे समय तक तो नहीं ले सकते, लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं इसके। ठीक है? और ड्रग्स क्या है, ये काम ये भी क्योर करेगा डिसीज को, पेन से रिलीफ भी दिलाएगा। लेकिन क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हार्मफुल है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, बहुत हार्मफुल। और ये डॉक्टर्स के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे, और डॉक्टर भी इसको तभी प्रिस्क्राइब करेंगे जैसे ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो उस केस में डॉक्टर एडवाइस करेगा कि इसको इनको लेना है, ड्रग्स को। सही ना, इनके साइड इफेक्ट्स क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तब ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं इनको लेने के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, चाइल्ड बर्थ, या फिर कह लो एक्यूट पेन है, जैसे कार्डियक अटैक आ जाए, हार्ट अटैक वगैरह आता है, उस केस में डॉक्टर एडवाइस करता है इन ड्रग्स को लेने के लिए। और फिर इनको छोड़ने का भी तरीका बताएगा कि इनको धीरे धीरे करके कैसे स्किप करना है। तो इसलिए ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। मेडिसिन जो है इनका मास भी 100 से लेके 500 यू तक होता है, AMU तक। मास भी कम है तो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये बॉडी के अंदर क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन साइड इफेक्ट्स दोनों के हैं। जैसे अब स्लीपिंग पिल्स की बात करें तो ये पहला पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, स्लीपिंग पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, है ना। क्योंकि अगर ये एक्सेस में ले लिया तो इससे क्या होता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, इट मे लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन, सही ना। तो इससे ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, और इसके यूज टू नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। मेडिसिन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है, ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है, मेडिसिन का एडिक्शन नहीं होता। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है, मेडिसिन का एडिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे मेडिसिन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है ये बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे जैसे ड्रग टारगेट्स क्या है, ड्रग टारगेट्स या टारगेट मॉलिक्यूल्स। ड्रग टारगेट क्या होता है या टारगेट मॉलिक्यूल्स क्या है। जैसे ही हम कोई मेडिसिन लेते हैं या ड्रग का टारगेट क्या होगा, वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या प्रेजेंट है, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब प्रेजेंट है। ये क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल ही ड्रग के टारगेट है। कोई पूछेगा ड्रग टारगेट या टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, तो क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब क्या है, ड्रग के टारगेट और टारगेट मॉलिक्यूल। तो ड्रग टारगेट बता दिया या टारगेट मॉलिक्यूल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ड्रग टारगेट और टारगेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम आती है इसी के अंदर, ड्रग टारगेट, ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ही क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो जो ड्रग है, जो मैंने मेडिसिन लिया ना, ये अपना टारगेट रीच करने से पहले शुड नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म विदाउट रीचिंग इट्स टारगेट। ड्रग शुड नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म विदाउट रीचिंग इट्स टारगेट। ड्रग खत्म ना हो जाए पहले से, अपना टारगेट तक पहुंचने से पहले। तो और उसके बाद एज इट इज एक्सक्रीट हो जाए थ्रू यूरिन, ये ड्रग का काम होना चाहिए। ये अपना काम करे और फिर बाहर निकल जाए, ये ड्रग का काम होना चाहिए। तो ये ड्रग शुड नॉट बी, तुम कहोगे कि शुड नॉट बी अब्सॉर्ब विदाउट कंप्लीटिंग इट्स वर्क, विदाउट अंडरगोइंग इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब तक इसकी जब अपना काम नहीं कर देता, शुड नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म, सही ना। और उसके बाद ये एज इट इज बाहर निकल जाए, ताकि बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट ना करे। तो ये ड्रग मेटाबॉलिज्म है। ये क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म।
ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, थर्ड टर्म, एक टर्म और है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ एक बार, कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी ये आजकल सबको पता होगा, ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स के केस में बोलते हैं ना कीमो कराने गए हैं, तो ये वही चीज है। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज एंड विच हैव सम थेरापेटिक वैल्यू। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज विच हैव सम थेरापेटिक वैल्यू। थेरापेटिक वैल्यू मतलब क्या होता है? यानी जिसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट हो, जिससे कोई बेनिफिशियल इफेक्ट हो, इसको बोलते हैं थेरापेटिक वैल्यू। ये टर्म यूज करते हैं इसके अंदर केमिस्ट्री में। समझ गए कि नहीं है? क्या बोला मैंने? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज दैट हैज सम थेरापेटिक वैल्यू। तो ये कीमोथेरेपी है। एक बार बोर्ड में डेफिनेशन पूछी हुई है इसकी, डिफाइन कीमोथेरेपी, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने तो बताया ड्रग टारगेट क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, कीमोथेरेपी क्या है। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर है लेड कंपाउंड्स। लेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये स्टार्टिंग कंपाउंड्स हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग कंपाउंड्स हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ ए ड्रग। एक ड्रग को डिजाइन करने के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लेड कंपाउंड। और ये डिराइव किससे होते हैं? प्लांट्स से, वेनम से, हर्ब्स से। मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं वेनम्स, हर्ब्स, ये ना ग्रासेस जो होते हैं, तो इनसे डिराइव होते हैं। ये क्या है? लेड कंपाउंड। और आजकल कुछ सिंथेटिक लेड कंपाउंड भी डिराइव हो रहे हैं जिनके लीस्ट साइड इफेक्ट्स हैं। सिंथेटिक लेड कंपाउंड जो कि ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वो भी आजकल डिराइव हो रहे हैं, और इनके लीस्ट साइड इफेक्ट्स। तो ये लेड कंपाउंड्स है। टर्म बताई मैंने ड्रग टारगेट, जो मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग अपने टारगेट को रीच करे विदाउट अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद बाहर निकल जाए एज इट इज। कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज। लेड कंपाउंड, स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ ए ड्रग। स्टार्टिंग कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ ए ड्रग, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, वेनम्स, हर्ब्स, इससे डिराइव होते हैं। तो ये चार टर्म्स हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट अब आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट हम आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, हमने ड्रग्स को इनके यूजेस के बेसिस पे चार तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। इसको ईस्ट वर्ड से याद कर लेना। ई से इफेक्ट है, एक्शन, ए से एक्शन, एस से स्ट्रक्चर, टारगेट। देखो, ई से इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन हमने कर रखा है डिफाइन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। ड्रग का टारगेट क्या है, कौन सा मैक्रोमोलेक्यूल ड्रग का टारगेट है। तो हमने इस तरह से ड्रग को क्लासिफाई कर रखा है। ईस्ट वर्ड से याद करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। ये चार तरह से क्लासिफाई कर रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स। तो पहला केस याद करना, साथ साथ मैं पूछूंगा तुमसे भी ये। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसके बेसिस पे हमने क्यों डिफाइन कर रखा है ड्रग को? क्योंकि ये हेल्पफुल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दिस इज हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। एक पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर रखा है ड्रग को, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी, क्या इफेक्ट है उस ड्रग का इन द ट्रीट, दिस इज हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। इसलिए हमने जैसे एनाल्जेसिक्स है, हमने एनाल्जेसिक्स क्यों दी है? वो पेन पेन से रिलीफ कराएंगे। एंटीपायरेटिक है, नाम से लग रहा है एंटीपायरेटिक, यानी जो बॉडी टेम्परेचर को कम करेंगे। फीवर के समय जब बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक है। एंटी हिस्टामिन्स किस लिए है? किसी को एलर्जी है, एलर्जी को दूर करने के लिए एंटी हिस्टामिन्स है। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है ड्रग्स को। तो पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर द डॉक्टर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन यानी किस ड्रग का क्या एक्शन है, कैसे एक्ट करेगा ड्रग, ये उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है। मान लो किसी को एलर्जी है, अगर किसी को एलर्जी है, तो एलर्जी मतलब जैसे कोई, अगर तुम चेक करोगे ना तो तुम्हें मतलब कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इस टाइप से ना, प्रॉपर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ किसी ना किसी को जैसे किसी चीज से एलर्जी, जैसे कोई अगर वेदर, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, लो हो गया, उससे किसी को एलर्जी होती है, मतलब स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। किसी को पोलन ग्रेन्स से, पोलन ग्रेन्स है, जब वो जो धान वगैरह करता है ना, तो उसके बेसिस उससे भी किसी को एलर्जी होती है। कोई अगर ठंडी दीवार को छू लेता है ना, उससे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, इस टाइप से एलर्जी होती है। तो उस ये होता क्या है, जैसे ही वो एलर्जिक सब्सटेंस आता है सामने, वो केमिकल सामने आता है,
तो बॉडी में एक हिस्टामिन रिलीज होता है, हिस्टामिन एक रिलीज होता है और उससे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो उस हिस्टामिन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए वर्ड क्या बोलेंगे, टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ दैट हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन आर यूज, एंटी एलर्जिक ड्रग्स आर यूज, सही ना, टू कॉम्बैट द एक्शन ऑफ दैट हिस्टामिन, उसके एक्शन को खत्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, एंटी हिस्टामिन यूज करेंगे। तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं, तो ये ड्रग का एक्शन इस तरीके से होगा। फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। एक पहले जैसे इसके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में देखा मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे सल्फर ड्रग्स यूज होते थे पहले, सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स थे, एंटीबायोटिक्स, लेकिन आजकल ये आउटडेटेड हो गए, इनको यूज नहीं करते इन एंटीबायोटिक्स को। इसमें होता क्या था, इसमें ये जनरल फॉर्म होती थी SO2NHR, ये सल्फर ड्रग्स की जनरल फॉर्म है, ये सल्फर ड्रग्स का जनरल फॉर्मूला है, ये पूछा हुआ है मेंस में, ये सल्फर ड्रग का जनरल फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं आर की जगह, अगर मैं इस आर की जगह NH2 लगा दूं तो इसका नाम हो जाएगा सल्फा एनिलामाइड, NH2 सल्फा एनिलामाइड। अब मैं इस आर की जगह अगर पायरिडीन लगा दूं, इसकी जगह मैंने पायरिडीन लगा दिया था, ये N, ये पायरिडीन लगा दिया, ये क्या है पायरिडीन, पायरिडीन लगा, तो इसका नाम होगा सल्फा पायरिडीन। क्या नाम होगा इसका, सल्फा पायरिडीन। और अगर इस आर की जगह मैंने डाइजीन लगा दिया, SO2 N यहाँ पे, N यहाँ पे, ये सल्फा डाइजीन। तो तीन फॉर्म्स बताई मैंने तुम्हें, सही ना। सल्फर ड्रग्स के अंदर ये केमिकल प्रेजेंट होता है, ये केमिकल प्रेजेंट होता है। अब इन तीनों में से जैसे जिसका लीस्ट साइड इफेक्ट है हम वो लेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लेंगे जिसका लीस्ट साइड इफेक्ट है। तो केमिकल स्ट्रक्चर हम किसी भी ड्रग का, इसको इसको भी चेक, इसके बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं, इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं ड्रग्स को, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, इसके बेसिस डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट ड्रग टारगेट, हम एक ड्रग को ऐसे भी लेंगे, इस ड्रग का टारगेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, इस तरह से, या न्यूक्लिक एसिड्स है इसका टारगेट, उसके बेसिस पे भी हमने ड्रग्स को क्लासिफाई कर रखा है। ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स तक क्लियर हो गया है। प्रथम, आन्या, आर्यन, बॉबी, यस सर, हो गया क्लियर। इसको ये पढ़ लेना जरूर, सही है ना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और एक स्ट्रक्चर जरूर याद करना इनमें, जिसको ढंग से चैप्टर आता होगा ना उसके स्ट्रक्चर जरूर आते होंगे। अभी तक मैंने जो 3-4 स्ट्रक्चर तुम्हें बोले हैं, ये स्ट्रक्चर जरूर आते होंगे तुम लोगों से, अगर तुमने चैप्टर ढंग से याद किया है। तो ये यहाँ पे हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब नेक्स्ट है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अब देखो, ड्रग जो है ये हमें मैक्रोमोलेक्यूल्स बॉडी के अंदर चाहिए, मैक्रोमोलेक्यूल्स सबको रोल पता है। कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर, तो मैक्रोमोलेक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए बॉडी के अंदर। इसका भी एक कुछ अमाउंट डिफाइंड है कि हाँ इतना कार्बोहाइड्रेट हमें डेली रिक्वायरमेंट चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए होता है। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन वेरियस टाइप्स के हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स ये चाहिए होते हैं हमें। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं, है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स होते हैं। इसके एग्जांपल, एंजाइम्स बॉडी में नहीं होंगे तो तुम्हें पता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है बहुत स्लो हो जाएंगी, और एंजाइम्स तो हाईली एफिशिएंट होते हैं अपने एक्शन में, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, अगर हम एक मील लेते हैं, कोई डिनर किया, लंच किया, उस मील को डाइजेस्ट होने में 20 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे अगर बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो एंजाइम्स का ये रिक्वायरमेंट है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो गए, ऐसे ही दूसरे प्रोटीन्स होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये भी हमें थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए चाहिए होते हैं बॉडी के अंदर, एक नर्व को दूसरे नर्व से कम्युनिकेट करना, एक नर्व को मसल से कम्युनिकेट करना, इस तरह से। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है रिसेप्टर प्रोटीन, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर, दीज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन द बॉडी, सही ना, इसकी डिटेल भी करेंगे। तो ये प्रोटीन चाहिए होते हैं हमें। इसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन जिसमें, जिसके अंदर पोलर पार्ट होता है, जिसके अंदर कोई भी पोलर पार्ट होता है, MgCl2, CaCl2, KCl, NaCl, ये क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, सही ना, ये कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, सही ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो ये कैरियर प्रोटीन्स है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कोई, मतलब ये आ गया। फिर इसके अलावा लिपिड्स है,
लिपिड्स चाहिए होते हैं, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो स्ट्रक्चर बॉडी वो सेल वॉल को बनाने में काम आते हैं, ये स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह भी यूज होते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स इनके बारे में सबको पता होगा। इनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इनके अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। तो ये सारे जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होते हैं। तो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है इनकी, लेकिन मान लो कोई क्या कहते हैं, कोई बॉडी पार्ट ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कहीं पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई है या कोई कोई डिसीज सेल वॉल है, तो उस केस में हमें ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है। उस समय ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है जो इन मैक्रो मॉलिक्यूल से जाकर के डील करेगा, इन पे अटैक करेगा, सही ना। तो ये ड्रग टारगेट का इंटरेक्शन होता है, ये ड्रग टारगेट इंटरेक्शन होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ। अब नेक्स्ट आता है एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स। एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स। दिमाग में बिठाते रहना, क्योंकि यहीं से बस स्टार्टिंग है ना, 2-3 पेज है नोट्स के अंदर तुम्हारे पास होंगे जो थोड़ा सा ना दिक्कत वाले होंगे, उसके आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंटी पायरेटिक, एंटी मलेरियल्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, वो सब तुमने डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज है ना जो दिक्कत वाले हैं थोड़े से। एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स। एंजाइम्स क्या होते हैं ये सबको पता है। एंजाइम्स के अंदर ना, जैसे ये कोई एंजाइम है, इसी टाइप से ड्रॉ करना है इसको। ये इसकी एक्टिव साइट है, ये क्या है इसकी एक्टिव साइट। यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट आएगा, यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट आए, जैसे ये सबस्ट्रेट है सपोज, ये जो इसके एक्टिव साइट में फिट हो सकता है। यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आएगा जो अपना मैसेज वगैरह जो भी इसको ट्रांसफर करना वो कर सकता है। इससे हो सकता है बॉडी में एलर्जिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही हो, इससे हो सकता है बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाए। ये सबस्ट्रेट ऐसा भी हो सकता है, जनरली यहाँ पे वो आएगा जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा सबस्ट्रेट आ जाए जो इसकी एक्टिव साइट में फिट होकर के हमें बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उसके लिए हम ड्रग्स भी यूज करते हैं कि ये सबस्ट्रेट यहाँ पे ना आए, सही ना। तो ये है एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स। एंजाइम्स ड्रग का टारगेट कब बनेंगे, सही ना, एंजाइम्स ड्रग का टारगेट कब बनेंगे। अब पहले तो एंजाइम जो है, ये क्या है एंजाइम, और ये क्या है इसकी एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट आएगा, इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आएगा। पहले तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कौन कौन से फोर्सेस से होल्ड करता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू होल्ड करेगा, ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू होल्ड करेगा, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू होल्ड करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होल्ड करेगा। ये चारों फोर्सेस याद रखने हैं, ये चारों फोर्सेस याद रखने हैं। हालांकि वैन डेर वाल्स फोर्सेस के अंदर ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है, सही ना। ये चारों फोर्सेस याद रखना, अलग दे रखा है एनसीईआरटी में, अलग से याद कर लेना। आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू होल्ड करेगा, वैन डेर वाल्स फोर्सेस के होल्ड करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस के थ्रू या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को होल्ड करेगा। दूसरा, एंजाइम जो है, एंजाइम जो है प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, ये प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा टू होल्ड दिस सबस्ट्रेट। एंजाइम विल आल्सो प्रोवाइड प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप टू होल्ड दिस सबस्ट्रेट to carry out a particular biochemical process, to carry out a particular biochemical या biological process को carry out करना है, to carry out chemical reactions in the body। दो फंक्शन बताए मैंने एंजाइम के। एंजाइम एक तो होल्ड करेगा सबस्ट्रेट को थ्रू आयनिक बॉन्ड्स, वैन डेर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा एंजाइम क्या प्रोवाइड करेगा, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा टू होल्ड द सबस्ट्रेट टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो ये इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट को होल्ड करता है कोई किसी प्रोसेस को करवाने के लिए, किसी प्रोसेस को करवाने के लिए। अब ड्रग एंजाइम एक्शन, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन कैसे होगा, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब मान लिया उस सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट के आने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस केस में क्या है, ये तो हमारा सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है मान लिया मैंने, और ये ले लेते हैं हम ड्रग, ये ड्रग। तो अब क्या होगा, हम जैसी मेडिसिन लेंगे तो वो इस सबस्ट्रेट के आने से पहले ही, वो ध्यान सुनना, यहाँ पे 2 तरीके के ड्रग्स काम करेंगे अब इधर एंजाइम के ऊपर। एंजाइम के ऊपर ये एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट। अब इसके ऊपर 2 तरीके के ड्रग काम करेंगे। एक तो ड्रग होगा हमारा जो क्या होगा, जो इस सबस्ट्रेट से कंपीट करेगा, यहाँ पे पहले खुद आ जाएगा, तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे नहीं आ पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, जो भी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, मे बी एलर्जी, मे बी बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा, कुछ भी, वो अब नहीं हो पाएगा।
तो पहला होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी ड्रग विल compete with the substrate, clear, drug will compete with the substrate, drug will compete with the substrate in the attachment to the active site of the enzyme, in the attachment to the active site of enzyme. Drug will compete with the substrate in the attachment to the active site of the enzyme. ये ड्रग करेगा, कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा, सेकंड, कम्पिटिटिव इनहिबिटर बता दिया मैंने, ये क्या बताया, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये कैसे करेगा, मान लिया ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये ड्रग है। अब ड्रग यहां नहीं आएगा, इस एक्टिव साइट में नहीं आएगा, ये क्या करेगा, किसी और साइड पे आ जाएगा। ये किसी और साइड पे, सपोज यहां आ गया, ये यहां पे आएगा, इधर ड्रग यहां आ गया, और ड्रग जैसे ही यहां पे आएगा तो ये एक्टिव साइट की पोजीशन, शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही यहां आएगा एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, एंड नाउ दिस शेप कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, या सबस्ट्रेट कांट बी फिटेड इन दिस एक्टिव साइट नाउ, अब यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसलिए वो एलर्जिकल प्रॉब्लम जो भी है या कोई भी दिक्कत जो बॉडी के अंदर हो रही है वो नहीं हो पाएगी। कंपिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर, समझ आ गया कि नहीं है। और इस साइड को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, यहाँ साइड, जिस साइड पे ये आया है ड्रग, इसको बोलते हैं एलोएस्ट्रिक साइड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, एलोएस्ट्रिक साइड, सही ना। एलोएस्ट्रिक साइड क्या है, एलोएस्ट्रिक साइड क्या है, साइट अदर देन द एक्टिव साइट वेयर drug is attached, due to which shape of the active site of enzyme changes, and this shape can't be recognized by substrate, it cannot fit into that active site. ये क्या है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर बताया मैंने, और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बताया। एक बार हैंड्स करेंगे यहां तक अगर समझ आ गया तो जल्दी से। आर्यन, नव्या, बॉबी, मयंक, कनेश, प्रथम, कृष्णा, निहारिका, मयंक, ऋषिका, अखिलेश, सम्यक, आन्या, सिद्धि, मानव, नयंत, देव। देव तू भी रहने दे फिर इसको, ये बोर्ड के लिए नहीं है चैप्टर ये। देखो ये मैं बहुत फास्ट करवाऊंगा चैप्टर, समझ आ रहा है तो कर लो अभी इसको, ये बहुत फायदे में रहोगे तू। कई बच्चों का जिनका भी नीट उसका एग्जाम है, नीट का या फिर आईआईटी में इसका, वो भी अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए जिसको नहीं समझ आ रहा है छोड़ दो उसको भी। नयंत समझ आ रहा है, सर हाँ नयंत इसको पढ़ के आना जरूर इस चैप्टर को। देखो जिसको मेंस के लिए नीट के लिए प्रिपेयर करना है ना, वो छोड़ेगा नहीं इस चैप्टर को कोई, ये करना है इस चैप्टर को भी ढंग से बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नोट करना, मैंने कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बता दिया इसके अंदर, और एलोएस्ट्रिक साइड क्या होती है वो इंपॉर्टेंट था, वो बताया मैंने। अभी तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जैसे हमने एंजाइम्स पढ़े थे ना, ऐसे ही रिसेप्टर्स होते हैं ड्रग के टारगेट्स, ऐसे ही रिसेप्टर्स भी होते हैं ड्रग के टारगेट्स। रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स, जैसे एंजाइम काम कर रहे थे, बायोकेमिकल प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे थे, ऐसे ही रिसेप्टर भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए बॉडी के अंदर जरूरी है। मैसेज अगर बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा है, होना है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को अगर मैसेज ट्रांसमिट होना है, तो मेन मेन हमारे क्या बॉडी के पार्ट्स कौन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके थ्रू ही डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज ट्रांसमिट होता है, इनके थ्रू ही, रिसेप्टर्स के थ्रू बॉडी के अंदर जो मैसेज ट्रांसमिट होता है इन्हीं के थ्रू होता है, मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मेन ऑर्गन्स है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना। तो रिसेप्टर प्रोटीन कौन से हैं, these proteins they are crucial for communication system in the body and they are embedded, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, डीप विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये है ना, ये रिसेप्टर प्रोटीन है, ऐसे करके शो किया हुआ है,
ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर तक प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से ऐसे। ये पूरा ऐसे ही कंटिन्यूड है। ये यहाँ पे ये क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन, ये रिसेप्टर प्रोटीन है। और ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है इसकी, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे कोई भी केमिकल मैसेंजर आएगा, यहाँ पे कोई भी केमिकल मैसेंजर आएगा, जैसे ये जो इसकी एक्टिव साइट में फिट होगा इस तरीके से, ये केमिकल मैसेंजर है। मैंने क्या बोला, रिसेप्टर प्रोटीन क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन ये ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी ऑर्गन है ना, जैसे ये कोई ऑर्गन मान लो, तो यहाँ पे छोटे छोटे रिसेप्टर प्रोटीन्स है, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स है जो मैसेज ट्रांसमिट करेंगे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। ब्रेन के थ्रू ही मैसेज ट्रांसमिट होता है पहले। तो क्या बोला मैंने तुम्हें, रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं, दे आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन द बॉडी, एंड दे आर प्रेजेंट डीप विद इन द दे आर प्रेजेंट डीप विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन दिखा रखा है मैंने, और बीच में ये क्या है पूरा जो दिखा रखा है, ये हमारा क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन। और ये क्या है इसकी यहाँ पे एक्टिव साइट, ये क्या एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट पे कोई केमिकल मैसेंजर आएगा। केमिकल मैसेंजर दो तरीके के होते हैं, ये भी याद रखना तुम्हें। केमिकल मैसेंजर दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स होते हैं, दूसरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो हॉर्मोन्स तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मेरे को ज्यादा इसके बारे में डिटेल तो नहीं पता, बस ये ध्यान है ना कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं जो कि डक्टलेस होती है। इनका खुद का कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता, ये दूसरे का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, जैसे ब्लड, ब्लड में ट्रैवल करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। ये इतना तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करेंगे हॉर्मोन्स को, ये ब्लड में जाएंगे, ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में मीट करेंगे, सही ना, जिसके अंदर रिसेप्टर साइट्स होंगी, जिसमें क्या होंगी, रिसेप्टर साइट्स होंगी। इस तरीके से मैसेज ट्रांसमिट होगा। और हॉर्मोन्स में बस ये खासियत है कि ना, जब तक मैसेज ट्रांसमिट नहीं होगा ये ट्राई करते रहेंगे, जब तक मैसेज ट्रांसमिट नहीं होगा, बॉडी बिल्कुल सही है अगर, तो तब तक ये मैसेज ट्रांसमिट करते रहेंगे। और न्यूरो में क्या होता है कि ये एक बार मैसेज ट्रांसमिट करेंगे और उसके बाद डिग्रेड कर जाएंगे इमीडिएट। न्यूरो एक बार मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, उसका डिग्रेड कर जाएंगे। तो ये तुम्हें इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट इसके अंदर। तो ये दोनों है क्या एक्चुअल में, ये केमिकल मैसेंजर, ये क्या है, केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर आया यहाँ पे, केमिकल मैसेंजर जैसे ही यहाँ पे आएगा, इस एक्टिव साइट की शेप चेंज होगी, इस तरह से हो जाएगा। मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ उसको। एक्टिव साइट की शेप ऐसे हो गई सपोज, यहाँ पे क्या आ गया, केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर है। एक्टिव साइट की शेप चेंज हुई, अब इसने मैसेज को यहाँ ट्रांसमिट किया। मैसेज ट्रांसमिट करने के बाद, ये मैसेज है, मैसेज ट्रांसमिट करने के बाद इसका रोल खत्म, केमिकल मैसेंजर फिर हट जाएगा। केमिकल मैसेंजर हट जाएगा, तीसरा डायग्राम, ये एनसीईआरटी में देखा है 3 डायग्राम। जैसे ही तीसरा डायग्राम तुम लोगे, यानी केमिकल मैसेंजर दूर चला गया, अब ये दूर चला गया तो एक्टिव साइट की शेप रीगेन हो जाएगी, एक्टिव साइट की शेप क्या हो जाएगी, रीगेन हो जाएगी। इस तरह से मैसेज ट्रांसमिट होगा। जैसे अभी एंजाइम पे काम हो रहा था ना, अभी रिसेप्टर्स पे काम हो रहा है इस समय, पहले एंजाइम में भी तो ऐसे ही काम हुआ था। सबस्ट्रेट आया, एक्टिव साइट पे फिट हुआ एंजाइम की, मैसेज को ट्रांसमिट किया, फिर चला गया। अब अगर मान लो कई केसेस में केमिकल मैसेज हम चाहते हैं ना ट्रांसमिट हो, कई केसेस में हम चाहते हैं केमिकल मैसेज, वो मैसेंजर जो है ट्रांसमिट करे मैसेज। अगर हम चाहते हैं कि मैसेज ना ट्रांसमिट हो, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में यही पार्ट इंपॉर्टेंट है जो समझ नहीं आता एनसीईआरटी से। अगर हम चाहते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर जो है ये मैसेज ट्रांसमिट ना करे, तो हम यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करेंगे एंटागोनिस्ट ड्रग्स। एंटागोनिस्ट ड्रग्स क्या होती है ये पूछते हैं, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एंटागोनिस्ट ड्रग्स। ये मैसेज को ट्रांसमिट नहीं होने देंगे। एंटागोनिस्ट ड्रग्स क्या करेंगे, मैसेज को ट्रांसमिट नहीं होने देंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, एंटागोनिस्ट ड्रग्स क्या करेंगे, किसी को डाउट तो पूछ सकते हो तुम लोग। ये ड्रग्स ऐसे होंगे दैट विल बाइंड टू दिस एक्टिव साइट, ये एंटागोनिस्ट ड्रग है, ये एंटागोनिस्ट ड्रग है, ये बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट पे, ये खुद बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट पे, एंड दस इट विल इनहिबिट द केमिकल मैसेंजर टू ट्रांसमिट इट्स मैसेज, इसको रोक देगा मैसेज ट्रांसमिट करने से पहले, ट्रांसमिट। तो इसी ये वाले ड्रग्स लेने पड़ते हैं अगर हमें ये चाहिए कि ये मैसेज ना ट्रांसमिट हो। तो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर जो आ रहा था ना, ये नहीं आएगा, अब ये एंटागोनिस्ट ड्रग हो। और कई केसेस में क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है, हम चाहते हैं कि मैसेज ट्रांसमिट हो, लेकिन
केमिकल मैसेंजर अवेलेबल नहीं है, देयर इज लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर, क्लियर, देयर इज लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर, तो उस केस में हम यूज करते हैं एगोनिस्ट ड्रग्स। एगोनिस्ट ड्रग, ये मेडिसिन क्या करेगी, ये ड्रग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये मिमिक करेंगे केमिकल मैसेंजर को, मिमिक करेंगे यानी कॉपी करेंगे, मिमिक्री सुन रखा ना तुमने, मिमिक्री सबने सुन रखा होगा, यानी ये मिमिक, दे विल मिमिक द नेचुरल केमिकल मैसेंजर एंड विल ट्रांसमिट द मैसेज, ये इसका सेम काम करेंगे। ड्रग मेडिसिन लिया हमने, केमिकल मैसेंजर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ड्रग आएगा और ये इसका काम कर जाएगा, दे विल मिमिक द नेचुरल केमिकल मैसेंजर एंड विल ट्रांसमिट द मैसेज, एंड विल ट्रांसमिट द मैसेज। तो एंटागोनिस्ट ड्रग्स कब चाहिए होती है, कौन सा आएगा ये, एंटागोनिस्ट ड्रग्स कब चाहिए होती है, व्हेन देयर इज नीड ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज, और एगोनिस्ट ड्रग्स कब चाहिए होती है, व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर, व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट भी बता दिया मैंने यहाँ पे। एक बार हैंड करेंगे जिसको यहाँ तक समझ आ गया, आगे का ना काम बहुत आसान है, अगर ये समझ आ गया तुम्हें, एक बार हैंड करना जल्दी से। सर हाँ एक्सक्यूज मी आर्यन, सर, आपने नोट्स में एक लाइन लिख रखी थी कि उसमें बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर एगोनिस्ट के आगे, तो उसका क्या मतलब हुआ? हाँ वही एक्टिव साइट पे आके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा ताकि वो मैसेज ट्रांसमिट हो सके। ओके सर। मयंक, ऋषिका, आर्यन, आन्या, मयंक, नव्या, निहारिका, कृष्णा, अखिलेश, नयन, बॉबी, प्रथम, कनिष्ठ, यानी सबको समझ आ गया, मैं मान के चल रहा हूँ। ये सिद्धि, देखो ये चैप्टर ऐसे ना तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा बाद में, और अब भी करके याद कर लेना, मन में बोलते रहो 7-8 दिन तक लगातार, तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे थोड़े दिन में चैप्टर। चाहे वो मैंने पॉलीमर्स पढ़ा दिया या ये पढ़ा दिया, तो ये चैप्टर अगर ऐसे ही करोगे तो याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। और टेस्ट कई बच्चों ने कल डीएनएफ का नहीं दिया है, देखो जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना फिर फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। फिर ओरल टेस्ट हो या रिटन टेस्ट हो, टेस्ट जरूर देना है, नहीं तो तुम ये सोचोगे मैं बाद में दूंगा, वो बाद कभी भी नहीं आएगा। चलो एक बार ना रिज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा और करके देखते हैं इसको कितना खत्म होता है, जल्दी से रिज्वाइन कर लेंगे।